चलिए एक बार आप सभी का वापस से स्वागत है। मध्य प्रदेश की जीके की जो एमसीक्यू सीरीज हमने चालू की है, हम सब इसमें डेली 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। टोटल आपके इसमें मध्य प्रदेश जीके के 1000 एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पूछा जा रहा है। जो मध्य प्रदेश का विद्युत अनुसंधान केंद्र यानी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? इलेक्ट्रिकल रिसर्च सेंटर पूछा जा रहा है। विद्युत अनुसंधान केंद्र तो वो मध्य प्रदेश में क्या जबलपुर में है, या फिर हमें भोपाल में देखने को मिलेगा, या फिर विदिशा में, या फिर इंदौर में? तो जो आपका विद्युत अनुसंधान केंद्र है वो आपका भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। इसको बेसिकली हम CPRI भी कहते हैं। इस सेंटर को क्या कहा जाता है? CPRI यानी सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या कहा जाता है इसे? सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में देखे तो केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है ये? भोपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्टैब्लिशमेंट देख लेते। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, 1960 में। तो हमने क्या देखा? विद्युत अनुसंधान केंद्र, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रिसर्च सेंटर, कहाँ पर है? भोपाल में। बेसिकली इसे सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में CPRI। और इसकी स्थापना यानी इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1960 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल सिद्धनाथ घाट, उसके बाद है भैरव घाट, और फिर है नागर घाट। ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? जो मध्य प्रदेश में जो टूरिस्ट स्पॉट है, सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट और नागर घाट, ये हमें कहां देखने को मिलेंगे? क्या हमें ओमकारेश्वर? ओमकारेश्वर आपका खंडवा में आता है। क्या हमें बरमान घाट? जो बरमान घाट है वो आपका गाडरवाला में आएगा। क्या आपका भेड़ा घाट? भेड़ा घाट जबलपुर में आता है। क्या फिर नेमावर? जो नेमावर है वो देवास में आता है। नेमावर कहाँ आता है? देवास में आता है। भेड़ा घाट कहाँ आता है? जबलपुर में। बरमान घाट ये आपका बेसिकली बरमान का मेला लगता है गाडरवारा में। और ओमकारेश्वर कहाँ आता है? खंडवा में। तो क्या पूछा जा रहा है? सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट और नागर घाट, ये जो टूरिस्ट स्पॉट है, जो पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश में, कहां पर है? तो ये जो टूरिस्ट स्पॉट है ये है नेमावर देवास में। कहां पर है ये टूरिस्ट स्पॉट? नेमावर देवास में हमें देखने को मिलेंगे। और किस नदी के किनारे है ये टूरिस्ट स्पॉट? ये जो आपको ये जो टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलेंगे, किस नदी के किनारे देखने को मिलेंगे? नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखें तीसरा क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? यानी जो MP स्टेट है, जो मध्य प्रदेश है, वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट, सबसे ज्यादा निर्भर किस एनर्जी सोर्स पर रहता है? किस एनर्जी सोर्स यानी ऊर्जा संसाधन पर? किस एनर्जी सोर्स पर सबसे ज्यादा डिपेंड रहता है? क्या वो जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी पर? क्या वो ताप विद्युत यानी थर्मल पावर पर? क्या वो आणविक ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी पर? तो जो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा डिपेंड जिस एनर्जी सोर्स पर रहता है वो है आपकी ताप विद्युत यानी थर्मल पावर पर। किस पर? थर्मल पावर पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। कौन? मध्य प्रदेश। थर्मल पावर बेसिकली वहां जनरेट की जाती है, वहां उत्पादित की जाती है
जहां पर कोयला यानी कोल और वाटर, जहां पर कोल एंड वाटर अवेलेबल रहता है, जहां पर कोल और पानी, कोयला और पानी उपलब्ध रहते हैं, वहां पर आपकी थर्मल पावर सेंटर को, वहां पर आपके ताप विद्युत केंद्र को स्थापित किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर सेंटर कहां पर है, पहला थर्मल पावर सेंटर, पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ है मध्य प्रदेश का, तो वो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। ये कहां पर है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, ये आपका बुरहानपुर में है। कहां पर है ये बुरहानपुर में से स्टैब्लिश किया गया था। और कब इसे स्टैब्लिश किया गया था, तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1953 में। कब, 1953 में। तो हमने क्या देख लिया कि अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोर्स एनर्जी पर, ऊर्जा साधन में सबसे ज्यादा किस पर निर्भर रहता है, डिपेंडेंट रहता है, तो वो रहता है ताप विद्युत पर, थर्मल पावर पर। और थर्मल पावर वहां जनरेट की जाती है, ताप विद्युत वहां उत्पादित की जाती है जहां पे कोयला और पानी की उपलब्धता होती है, यानी कोल एंड वाटर अवेलेबल रहता है। और मध्य प्रदेश राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो चांदनी ताप विद्युत केंद्र बनाया गया था। कहां पर, बुरहानपुर में। और कब स्थापित किया गया, 1953 में। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम बताना, यानी चंबल नदी का ओरिजिन बताना है। चंबल नदी क्या भिंड से उद्गम स्थल देखने को मिलता है, क्या रतलाम से ओरिजिन होती है, या फिर महू से, या फिर उज्जैन से। तो जो चंबल नदी का ओरिजिन है वो है महू। चंबल नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन है महू। महू के जानापाव पहाड़ी से। चंबल नदी का ओरिजिन कहां से होता है, महू के जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, इसका ओरिजिन होता है। और फिर नॉर्थ में जाके, यानी अगर आप इसका कन्फ्लुएंस देखेंगे, मुहाना देखेंगे, फिर ये उत्तर में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में, यमुना नदी, यमुना रिवर में मिल जाती। यानी जो चंबल है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल बेसिकली यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल। उसके बाद जो लेंथ है चंबल नदी की, कुल लंबाई देखे, लेंथ है 965 किलोमीटर। यमुना की जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी चंबल, और चंबल नदी की लंबाई कितनी है, लेंथ है। नाम क्या है चंबल नदी का, प्राचीन नाम पूछ लिया जाए, एंशिएंट नेम, तो चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमावती। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो हमने क्या देख लिया कि चंबल चरमावती। उसके बाद देखें नेक्स्ट है ब्रह्म राक्षस।
ब्रह्म राक्षस नाम की पुस्तक की रचना किसने की है, यानी ब्रह्म राक्षस जो ये बुक है इसकी कंपोजिशन किसने की है? तो ब्रह्म राक्षस की कंपोजिशन क्या निदा फाजली ने की है, क्या गजानन माधव मुक्तिबोध ने की है, या फिर हरिशंकर परसाई, या फिर मैथिली शरण गुप्त ने? तो ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना यानी ब्रह्म राक्षस कंपोजिशन किसने लिखी है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। किसने? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। अगर देख लिया जाए इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका जन्म, इनका बॉर्न हुआ है श्योपुर में। कहां पर? इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में श्योपुर में। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? श्योपुर से। एक और इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, कंपोजिशन है, उसे देखें जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। क्या नाम है? चांद का मुंह टेढ़ा। ये इनकी बहुत फेमस कंपोजिशन है, रचना है। कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा। तो हमने क्या देखा? ब्रह्म राक्षस नाम की पुस्तक किसने लिखी है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। इनका संबंध मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी बहुत एक और फेमस रचना है, कंपोजिशन है, जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा, हमें बताना है बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की लाइफलाइन। बुंदेलखंड की जीवन रेखा क्या सोन नदी है, क्या बेतवा नदी है, क्या शिप्रा नदी है, या फिर चंबल? तो बुंदेलखंड की जो जीवन रेखा है, जो लाइफलाइन है, वो है बेतवा। ये बुंदेलखंड की लाइफलाइन है। क्या पूछ रहे हैं? बुंदेलखंड की जीवन रेखा लाइफलाइन क्या है? तो वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी का अगर ओरिजिन पूछ लिया जाए तो बेतवा नदी का ओरिजिन होता है रायसेन के कुमरा गांव से। कहां से? रायसेन के कुमरा गांव से इसका ओरिजिन, इसका उद्गम देखने को मिलता है। कहां से? रायसेन के कुमरा गांव से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। और ये जो बेतवा नदी है ये यमुना नदी की ही सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है, यानी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना की, यानी ये जो बेतवा नदी ये भी नॉर्थ में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो इसकी लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो है 590 किलोमीटर। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा तो कहा ही जाता है, साथ में इस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा, लेकिन प्रदूषण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के आधार पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, लेकिन प्रदूषण के आधार पर, पॉल्यूशन के बेसिस पर। तो हमने क्या देख लिया कि बुंदेलखंड की जो जीवन रेखा है, लाइफलाइन है, वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी का ओरिजिन होता है रायसेन के कुमरा गांव से। ये नदी भी उत्तर में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई है 590 किलोमीटर। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। किस आधार पर? प्रदूषण के आधार पर। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजघाट वृहत विद्युत परियोजना, जो राजघाट ग्रेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, ये किस नदी पर बनाई जा रही है? क्या ये धसान नदी पर बनाया जा रहा है, क्या ये सिंध नदी पर बनाया जा रहा है, या फिर बेतवा नदी पर, या फिर काली सिंध नदी पर? तो जो आपका राजघाट वृहत विद्युत परियोजना है ये बेतवा नदी, किस नदी पर? बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है। और इस परियोजना को हम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इसे रानी लक्ष्मीबाई, इस परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन से प्रोजेक्ट को? राजघाट ग्रेट
राजघाट ग्रेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट या फिर राजघाट बृहद विद्युत परियोजना, इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और यूपी की जॉइंट प्रोजेक्ट है। कहाँ की? ये एक संयुक्त परियोजना है, ये एक संयुक्त परियोजना है एमपी और यूपी का। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। तो हमने क्या देखा कि जो राजघाट बृहद विद्युत परियोजना है ये बेतवा नदी पर है, इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है और ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है। कौन से दो स्टेट्स के बीच में? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। इसके बाद देखिए रातापानी अभ्यारण्य, जो रातापानी सेंचुरी है, रातापानी अभ्यारण्य, क्या ये होशंगाबाद जिले में है या फिर रायसेन में है या फिर भोपाल में है या फिर राजगढ़ में है? तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। हमें रातापानी सेंचुरी कहाँ देखने को मिलेगी? रायसेन में। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। ये एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है। ये एकमात्र ऐसी सेंचुरी है मध्य प्रदेश की, एमपी की सेंचुरी है, अभ्यारण्य है यानी, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। क्या देखा आपने कि जो रायसेन में हमें रातापानी सेंचुरी देखने को मिलेगी और ये एकमात्र ऐसी मध्य प्रदेश की सेंचुरी है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट यानी टाइगर परियोजना में शामिल किया गया है। इस सेंचुरी की स्थापना हुई थी 1976 में। इस सेंचुरी की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1976 में। और इस सेंचुरी में से ही बेतवा नदी फ्लो होती है। कौन सी नदी? बेतवा रिवर, बेतवा नदी सेंचुरी में से प्रवाहित होती है, फ्लो होती है। उसके बाद देखें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती? हमें यह बताना है जल विद्युत उत्पन्न यानी कहां पर हाइड्रो पावर जनरेट नहीं की जाती है। कहां पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है, हाइड्रो पावर जनरेट नहीं की जाती? क्या वो नेपाल नगर है या फिर वो पेंच है या फिर वो गांधी सागर है या फिर वो जवाहर सागर है? तो जो पेंच है ये भी आपका एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। यहां पर भी आपको एक हाइड्रो पावर सेंटर यानी जल विद्युत केंद्र देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जल विद्युत केंद्र देखने को मिलेगा। जो गांधी सागर है ये भी आपका हाइड्रो पावर सेंटर है, ये भी आपका हाइड्रो पावर सेंटर है यानी जल विद्युत केंद्र है। जो जवाहर सागर है ये भी हाइड्रो पावर सेंटर है, ये भी आपका हाइड्रो पावर सेंटर है, जल विद्युत केंद्र। यानी नेपाल नगर ऐसी जगह है जहां पर आपको जल विद्युत जल विद्युत केंद्र नहीं देखने को मिल रहा है, जहां पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी है इन तीनों पावर सेंटर, हाइड्रो पावर सेंटर के बारे में। जैसे जो पेंच हाइड्रो पावर सेंटर है ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये क्या है? ये संयुक्त परियोजना है, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र का। किसका? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। जो पेंच हाइड्रो पावर सेंटर है, जल विद्युत केंद्र है, ये एक संयुक्त परियोजना है, एक जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। और ये कहां पर है? तो ये पेंच हाइड्रो पावर सेंटर ये छिंदवाड़ा पर है। कहां पर है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और पेंच रिवर पर, पेंच नदी पर। कहां पर है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, पेंच नदी पर। उसके बाद जो गांधी सागर,
जो गांधी सागर हाइड्रो पावर सेंटर है ये राजस्थान और महाराष्ट्र को विद्युत की आपूर्ति करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। किसे? राजस्थान एंड एमपी को ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, विद्युत की आपूर्ति करता है। कहां पर? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और ये आपको मंदसौर जो ये प्रोजेक्ट है, जो ये सेंटर कहाँ बनाया गया है इसका, गांधी सागर का, ये आपको मंदसौर में देखने को मिलेगा। किस नदी पर? चंबल रिवर पर। उसके बाद है आपका जवाहर सागर हाइड्रो पावर सेंटर, जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र। ये इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी विद्युत की आपूर्ति करता है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान को, वो भी 50:50 के रेशियो में, यानी इक्वली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। और ये सेंटर कहाँ बनाया गया है? कोटा। कोटा कहाँ आता है? राजस्थान में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो हमने क्या देख लिया, आपसे ये पूछा गया था कि हमें कहाँ पर हाइड्रो पावर सेंटर नहीं देखने को मिलेंगे, कहां पर जल विद्युत उत्पादन नहीं किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। नेपाल नगर में नहीं किया जा रहा है, लेकिन पेंच, गांधी सागर और जवाहर सागर ये तीनों ही हाइड्रो पावर सेंटर है, तीनों ही जल विद्युत केंद्र है। जो पेंच हाइड्रो पावर सेंटर है ये आपका छिंदवाड़ा में है, पेंच नदी पर। ये बेसिकली एक संयुक्त परियोजना है, एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है एमपी और महाराष्ट्र का। उसके बाद गांधी सागर जल विद्युत जो केंद्र है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, विद्युत की आपूर्ति कर रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश को, और ये मंदसौर में है, चंबल नदी पर। जो जवाहर सागर हाइड्रो पावर सेंटर है ये इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ये इक्वली प्रोपोर्शन में यानी 50:50 के रेशियो में जो बिजली है, बिजली की आपूर्ति कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश को। और ये कहां पर है? कोटा में है ये हाइड्रो पावर सेंटर, कोटा आपका राजस्थान में आता है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का मायका किसे कहा जाता है? नदियों का मायका, होमलैंड ऑफ रिवर्स किसे कहा जाता है? क्या यूपी को, मध्य प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को या फिर बिहार को? तो होमलैंड ऑफ रिवर्स यानी नदियों का मायका, नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में हम जानते हैं मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ से बहुत सारी नदियों का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र, हिली एरियाज देखने को मिलेंगे जहां पर बहुत सारी नदियों के लिए वो उद्गम स्थल बन जाते हैं, ओरिजिन पॉइंट बन जाते हैं, इसलिए यहां से आपको बहुत सारी नदियों के उद्गम स्थल देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसा चांद बना देती है? ये किसकी कंपोजिशन है, किसकी रचना है? कैसा चांद बना देती है? क्या ये माखनलाल चतुर्वेदी की कंपोजिशन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कंपोजिशन है, हरिशंकर परसाई की कंपोजिशन है या फिर राहत इंदौरी की कंपोजिशन है? तो कैसा चांद बना देती है रचना, कंपोजिशन है माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी कंपोजिशन है ये? माखनलाल चतुर्वेदी की कंपोजिशन है, जिनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, जिनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद के बाबई ग्राम में। होशंगाबाद को आज नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। होशंगाबाद के बावई ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी?
इनकी मृत्यु हुई थी खंडवा में। कहां पर इनकी मृत्यु हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी खंडवा में। और जो इनकी पहली कंपोजिशन है, माखनलाल चतुर्वेदी की सबसे पहली कंपोजिशन, फर्स्ट कंपोजिशन है रसिक मित्र। इनकी पहली कंपोजिशन कौन सी है? रसिक मित्र। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है उसका नाम है कैसा चांद बना देती है। इनकी पहली कंपोजिशन का नाम है रसिक मित्र। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बावई ग्राम में हुआ है और इनकी मृत्यु ये खंडवा में। और इन्हें एक भारतीय आत्मा एंड इंडियन सोल भी कहा जाता है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चूलिया जलप्रपात, चूलिया वाटरफॉल हमें किस नदी पर देखने को मिलेगा? चूलिया वाटरफॉल, चूलिया जलप्रपात क्या नर्मदा नदी पर है, क्या पार्वती नदी पर है, या चंबल नदी पर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जो चूलिया वाटरफॉल है, चूलिया जलप्रपात है, ये आपको चंबल रिवर पर देखने को मिलेगा। कहां पर? चंबल रिवर पर। और ये जो वाटरफॉल है ये कहां पर है? मंदसौर में। कहां पर है? मंदसौर में। किस नदी पर? चंबल नदी पर। कौन सा वाटरफॉल? चूलिया वाटरफॉल, चूलिया जलप्रपात। उसके बाद आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज क्या आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, या राजस्थान में? तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? यूपी में है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय क्या मुरैना में है, क्या भिंड में है, या फिर अलीराजपुर में है, या फिर सिंगरौली में है? तो मध्य प्रदेश का पहला ट्राइबल स्पोर्ट जो स्कूल है, पहला ट्राइबल स्पोर्ट स्कूल है वो है अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश में पहला ट्राइबल स्पोर्ट्स स्कूल या फिर पहला एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहां पर बनाया गया है? अलीराजपुर में। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? जो घोटुल प्रथा है ये किस ट्राइब में पाई जाती है एमपी की? क्या वो मत्रा ट्राइब में, या फिर दोरला ट्राइब में, या फिर बिसोन ट्राइब में, या फिर मूड़िया ट्राइब में? तो जो ये घोटुल प्रथा है, जो ये घोटुल सिस्टम है, घोटुल प्रथा है, ये बेसिकली एक युवा गृह है। ये क्या है? एक युवा गृह है, यूथ होम है। और ये आपको देखने को मिलेगा मूड़िया ट्राइब में। मूड़िया जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। तो ये प्रथा आपको मूड़िया में देखने को मिल जाएगी। और इनका एक ट्राइबल डांस भी है, मूड़िया ट्राइब का, मूड़िया का एक ट्राइबल डांस भी है जो आदिवासी नृत्य है, जो ट्राइबल डांस है उसका नाम है छेरता। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मूड़िया का जो आदिवासी नृत्य ट्राइबल डांस है वो है छेरता। और घोटुल प्रथा किससे संबंधित है? मूड़िया ट्राइब से, मूड़िया जनजाति से। जो घोटुल है ये एक युवा गृह है, यूथ होम है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहां और कब हुई? यानी हमें यह बताना है पहला मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहां हुई, यानी कहां पर स्टैब्लिश किया गया और कब हुई? क्या इसकी स्थापना सबसे पहले भोपाल में 22 मई 1955 में हुई,
या फिर इंदौर में 22 मई 1955 को ही, या फिर ग्वालियर में 22 मई 1955 को, या फिर जबलपुर में 22 मई 1955 को। हमें ये तो पता चल गया कि इसकी स्थापना 22 मई 1955 को हुई है, लेकिन कहाँ हुई है? तो सबसे पहला जो आकाशवाणी केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है वो किया गया है आपका इंदौर में। सबसे पहला हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में। कब किया गया? 22 मई 1955 को, 22 में 1955 को। उसके बाद जो सेकंड बना वो बना भोपाल में, ये आपका पहला है। दूसरा बनेगा भोपाल में। दूसरा कब बनेगा? भोपाल में। कब? 1956 में। दूसरा कब बनेगा? भोपाल में। कब? 1956 में। और तीसरा बनेगा ग्वालियर में। तीसरा बनेगा ग्वालियर में 1964 में। कब? 1964 में। और आज आपको प्रेजेंट में देखा जाए, वर्तमान में कितने आकाशवाणी केंद्र देखने को मिलेंगे? तो 27। कितने? 27। यानी मध्य प्रदेश में सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? इंदौर में 22 मई 1955 को, 22 में 1955 को। दूसरा भोपाल में बनाया गया 1956 में, एक साल बाद ही। तीसरा ग्वालियर में बनाया गया 1964 में। और आज प्रेजेंट में आपको 27 आकाशवाणी केंद्र देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है? 1955 में किस लिटरेटर को, किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए, यानी हिम तरंगिणी किसकी कंपोजिशन है? क्या वो हरिशंकर परसाई की है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की है, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध के? तो जो हिम तरंगिणी है जिसके लिए इन्हें 1955 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है वो है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की ये कंपोजिशन है हिम तरंगिणी। एक और इससे मिलती जुलती इन्होंने कंपोजिशन लिखी है, हिम तरंगिणी से ही मिलती जुलती, जिसका नाम है हिम किरीटनी। एक और इनकी कंपोजिशन है जिसका नाम है हिम किरीटनी। एक और आपको इनकी बहुत फेमस कंपोजिशन देखने को मिलेगी, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। और इनका जन्म कब हुआ है? अभी हमने देखा था होशंगाबाद के बावई ग्राम में इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? खंडवा जिले में। और इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। उसके बाद देखें, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल। जो मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जो मुक्तागिरी है वो जैनों की पवित्र नगरीय तीर्थ स्थल है। क्या ये बैतूल जिले में है, या फिर ये विदिशा में है, या फिर ये सीहोर में है, या फिर ये बुरहानपुर में? तो जो मुक्तागिरी जैनों का तीर्थ स्थल है ये कहाँ पर है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, बैतूल जिले में है। और यहाँ पर आपको टोटल 52 टेम्पल्स, 52 मंदिर देखने को मिलेंगे। कितने? जैनों के 52 टेम्पल्स, 52 मंदिर देखने को मिलेंगे। कहाँ पर है मुक्तागिरी? बैतूल जिले में। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा, मध्य प्रदेश के बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। किस नदी के समानांतर होके गुजरती है, यानी किस नदी के पैरेलल होके गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या ताप्ती नदी के समानांतर पैरेलल होके गुजरती है? क्या महानदी के, गोदावरी के, या फिर नर्मदा के? तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पैरेलल होकर गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। टोटल कितने? 14 जिलों से होकर गुजरती है, 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। उसके बाद देखें,
ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में यानी एंशियंट टाइम में नर्मदा रिवर को किस नाम से जानते थे? क्या रावी नदी के नाम से जाना जाता था, या फिर रेवा नदी के नाम से जानते थे, या फिर बेन गंगा नदी के नाम से जाना जाता था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्राचीन समय में एंशियंट टाइम में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। किस नदी के नाम से? रेवा नदी के नाम से। उसके बाद और भी कुछ इस नदी के नाम है, जैसे इसको सोमो नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमो नदी भी कहा जाता है। किसे? नर्मदा नदी को सोमो नदी भी कहा जाता है। इसे मैकाल सुता भी कहा जाता है। इसे मैकाल सुता भी कहा जाता है। टॉलमी ने इस नदी को टॉलमी ने इस नदी को नमोदस कहा है। टॉलमी ने नर्मदा नदी को क्या कहा है? टॉलमी ने नर्मदा नदी को नमोदस भी कहा है। और ये भारत की 5वीं नंबर की सबसे बड़ी नदी है। जो नर्मदा नदी है ये 5th लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। भारत की 5वीं नंबर की सबसे बड़ी नदी है। इसकी अगर टोटल लेंथ देखें, इसकी टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर। लेकिन एमपी में कितनी फ्लो होती है? एमपी में कितनी फ्लो होती है? तो वो होती है 1077 किलोमीटर। ओरिजिन देख लेते हैं, नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो वो होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। अनूपपुर में अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और फिर ये मध्य प्रदेश में पश्चिम की तरफ आती है, वेस्ट की तरफ फ्लो होती हुई आती है। वेस्ट की तरफ फ्लो होती हुई आती है। और अलीराजपुर को पार करके गुजरात में एंटर करती है। और गुजरात से कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में। तो हमने क्या देख लिया कि जो प्राचीन काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा जाता था, उसके साथ साथ इसे सोमो नदी भी कहते हैं, मेकल सुता भी कहते हैं। टॉलमी ने इस नदी को नमोदस कहा है। ये भारत की 5वीं नंबर की सबसे बड़ी नदी है, 5th लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। लेकिन एमपी में कितनी फ्लो होती है? 1077 किलोमीटर। इसका ओरिजिन है अनूपपुर में, अमरकंटक की चोटी से इसका उद्गम होता है। और ये अनूपपुर जो है मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है। ये वहां से पश्चिम दिशा में बहती हुई मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले तक आती है। और अलीराजपुर जिले को पार करने के बाद ये गुजरात में एंटर करती है, और फिर गुजरात से ये खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है। तो ये आज की पूरे 20 क्वेश्चंस थे। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और अपने मार्क्स भी कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, धन्यवाद।